Now I would like to invite our second speaker, who is Mr. Latiful Hassan. He is associated with Naveed Bank of Pakistan. Thank you so much. मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलेशन के बारे में हम बता सके। जो स्टेट बैंक की रेगुलेशन है, ये हमारे पास 15 रेगुलेशन है जो स्टेट बैंक की लेटेस्ट रेगुलेशन है। इसके ऊपर स्टेट बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कहता है कि इनको इनकी बेस पर अपनी मैयत करें ताकि आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से मिटिगेट कर सके उन रिस्क। फर्स्ट हमारे पास है रिस्क बेस्ड अप्रोच टू एड और सीएफटी, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शन, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। अभी हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एनजीओ, एनपी अकाउंट, चैरिटी अकाउंट, रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शंस, एफसीआर, पीसीआर, रिकॉर्ड कीपिंग, ये वो रेगुलेशन है स्टेट बैंक ने इशू की है रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ताकि वो अपने रिस्क को मिटिगेट करते हुए रिस्क फ्री हम अपना काम कर सकें। मनी वैल्यू ट्रांसफर सर्विसेज चेंज कंपनीज के बारे में रेगुलेशन है, वायर ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर, न्यू टेक्नोलॉजी, इंटरनल कंट्रोल, काउंटर मेजर फॉर हायर एजुकेशन एंड रेगुलेशन एंड सुपरविजन। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन रेगुलेशंस को रिव्यू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट रेगुलेशन है इससे आइडिया हो रहा है रिस्क बेस की बात है। रिस्क बेस क्या चीज है? रिस्क बेस वो चीज है कि हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऐसे मेजर्स करना चाहिए अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको अंडरस्टैंड करने के लिए जो कि हमारे मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से हमें रिस्क एक्सपोज हो सकते हैं, उनको मिटिगेट करने के लिए हमें एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना चाहिए जिससे हम अपना रिस्क असेस कर सके, आइडेंटिफाई कर सके और ऐसी स्ट्रेटेजीज बना सके उनको मिटिगेट कर सके। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, इसकी दो चीजें और होती हैं, एक एसटीडी, एक सीडीडी और एक ईडीडी। ये सीडीडी के ऊपर लिखा हुआ है। एसटीडी होता है सिंपलीफाइड ड्यू डिलिजेंस, जो हम इनिशियल फेज में कस्टमर की करते हैं। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस क्या होती है? जो हम कस्टमर की डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे और हम उसके बिजनेस से जो रिस्क एसोसिएट है उसको रिव्यू करते हैं। देन आता है एनहांस ड्यू डिलिजेंस, ईडीडी। वो मोस्टली हाई रिस्क कस्टमर की होती है और हम एनहांस लेवल पे जाके उस कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस करते हैं। अब इसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या, हम इसमें क्या क्या चीज चेक करते हैं? सी कंट्रोल इन कंबैटिंग एएमएल, सीएफटी, हमें उसके बिजनेस से क्या क्या रेपुटेशनल रिस्क हो सकता है, हमारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट उससे पूरी हो रही है या नहीं हो रही, या ऑपरेशनल रिस्क हमें उससे क्या क्या ऑपरेशनल रिस्क है। थर्ड पार्टी रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर सीडीडी मेजर्स। अब स्टेट बैंक ये कहता है कि आप थर्ड पार्टीज को के ऊपर रिलाय करके कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है कि उसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, कस्टमर के बिजनेस को आइडेंटिफाई करना है और उसके मुताबिक कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो डेवलप करनी है और अगर उसके बिजनेस में कुछ सस्पिशियस है तो उसको रिपोर्ट करना है। टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शन अंडर यूएनएससी एक्ट 1948 एटीएन। अब टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शन कोई भी एसेट और फाइनेंशियल यूज को जब कस्टमर अकाउंट ओपन के लिए आता है फर्स्ट पैसा हमारा वहां पे हमारा थ्री लेयर ऑफ डिफेंस है ना हमारा। फर्स्ट ब्रांच, सेकंड कंप्लायंस, थर्ड ऑडिट। उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ब्रांच ने परफॉर्म किया, कंप्लायंस चेक किया, उसको कंसल्ट करके ऑडिट ने ओपिनियन दिया अपना। टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शन, इसमें क्या होता है? हम अपने फंड्स को और एसेट्स को प्रिवेंट करते हैं ऐसे यूज से जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग में यूज करते हैं उन फंड्स को जो कि सैंक्शन है। अब इसमें दो तरह की सैंक्शन होती है, इकोनॉमिक सैंक्शन होती है, एक डिप्लोमेटिक। इकोनॉमिक जैसे कि हमारा ट्रेड पे बैन है उन एरियाज में जो कि बैन है हमारे पास, लेकिन उसमें एक्सेप्शन के होते हैं। अगर हमारे पास फूड और मेडिसिन के लिए कुछ चाहिए तो एक्सेप्शन अप्रूवल के ऊपर हम ले सकते हैं। और डिप्लोमेटिक सैंक्शन, डिप्लोमेटिक की बात आ रही है, हमारे जो एम्बेसीज हैं उनके रिडक्शन है, उनका रिमूवल, उन टाइप्स को रिमूवल। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, सर काशी साहब ने भी बड़ा अच्छा तरीके से बता दिया। ऐसा ऑफिशियल, ऐसा गवर्नमेंट प्रोमिनेंट फंक्शन पे या कोई भी पॉलिटिकल पर्सन जो कि आपके इन्फ्लुएंस कर सके मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अंदर, उसको कहते हैं हम पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। ऐसा हाई प्रोफाइल कस्टमर। अभी हम इसकी तीन चीजें डिफरेंट देखेंगे कि इंटरनेशनली कौन से लोग हैं, डोमेस्टिक कौन से लोग हैं और फॉरेन कौन से लोग हैं। अब देखिए ये हमने चार्ट बनाया जिसमें हमने बताया कि फॉरेन पैक्ट कौन कौन से हैं, डोमेस्टिक कौन कौन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पैक्ट कौन कौन से पाकिस्तान में कंसीडर होंगे। फॉरेन पैक्ट, हेड ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट, सीनियर पॉलिटिशियंस, सीनियर गवर्नमेंट एंड जुडिशियल और मिलिट्री ऑफिशियल,
senior executives of state and owned corporations, major political party officials. इसी तरह डोमेस्टिक का भी हमारे पास सेम सिनेरियो। जब आप इंटरनेशनल की बात करेंगे उसके अंदर क्या वो लोग जो कि सीनियर लेवल पोजीशंस पे ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं, जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, या उनके इक्विवेलेंट फंक्शंस के अंदर जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो पेप कंसीडर होगा। और पेप का जो अकाउंट ओपन होता है वो ऐसे ओपन नहीं होता, इसके लिए स्पेसिफाइड अप्रूवल एक प्रोसेस है, उसकी प्रॉपर रिव्यू होता है, AML KYC उसको रिव्यू करता है, AML डिपार्टमेंट उसको अप्रूवल देता है, फिर बिजनेस से उसकी अप्रूवल आती है, उसके बाद अकाउंट ओपन होता है। उसके जो बैंक से एस्टैब्लिश होता है ना रिलेशनशिप, उसके लिए एक प्रोसेस है। अब जो स्टेट बैंक के रेगुलेशन 6 है उसमें वो NGO, NPO और चैरिटी ट्रस्ट अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले ये हमारा हाई रिस्क अकाउंट होता है, NGO NPO अकाउंट्स, क्योंकि इसमें चैरिटी और डोनेशन आते हैं। सबसे पहले स्टेट बैंक कहता है कि आप उसकी एनहांस ड्यू डिलिजेंस करें, EDD, जिससे हमने पहले की, हम एडवांस लेवल पे हम जाके उसकी ड्यू डिलिजेंस करेंगे। तो इसलिए हमें जरूरी है जो हम इसका अकाउंट जब ओपन करेंगे तो इसकी एनहांस ड्यू डिलिजेंस की जरूरत है, और उसके तमाम मेंबर्स, बोर्ड मेंबर्स, उनकी भी CDD और EDD करने की जरूरत है। और ये जो अकाउंट्स ओपन होते हैं NGO NPO अकाउंट सोलिली सिर्फ और सिर्फ डोनेशन पर्पस के लिए, चैरिटी पर्पस के लिए। जहां आपको डिफरेंस नजर आएगा वो आपका STR रिपोर्ट हो जाएगा कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग में ये रिपोर्ट हो जाएगा। और जो हमारे पर्सनल अकाउंट्स हैं, जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, वो कभी भी चैरिटी और कलेक्शन ऑफ डोनेशंस के लिए ओपन नहीं हो सकते, उसका रिलेशनशिप बैंक में नहीं हो सकता। रिपोर्टिंग ऑफ STR एंड CTR, इसमें दो चीजें हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एंड करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। CTR 2 मिलियन थ्रेश होल्ड के ऊपर जो भी एक्सेस अबव ट्रांजेक्शन होगी वो हम FMU, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को रिपोर्ट करेंगे विद इन 7 डेज। जहां पे आ जाएगी सस्पिशियस में थ्रेश होल्ड नहीं होता, इसमें कस्टमर की बिहेवियर देखा जाता है, कस्टमर का ट्रांजेक्शन पैटर्न देखा जाता है। जैसे कि कुछ एक कस्टमर है डिफरेंट ट्रांजेक्शन कर रहा है सेम डे डिफरेंट लोकेशन के ऊपर, अकाउंट ओपनिंग के टाइम में फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैश डिपॉजिट कर रहा है स्मॉल डिनोमिनेशन के अंदर, ये सस्पिशियस जब हो जाता है ना तो फिर हम उसको रिपोर्ट करते हैं सस्पिशियस के अंदर। और ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है। एक डिपार्टमेंट है जो उसको रिपोर्ट रिव्यू करता है, उसके बाद ये फिर रिपोर्ट होती है। रिकॉर्ड कीपिंग, स्टेट बैंक का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो 10 ईयर्स का प्रोसीजर है कि 10 ईयर्स हमने जरूर अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करना है, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। बहुत सारे बैंक अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शुरू हो गए हैं, पहले सिर्फ फिजिकल फॉर्म में हमारे पास वोचर फॉर्म में अवेलेबल होता था। जो मैक्सिमम हमारे पास पीरियड है रिकॉर्ड रिटेंशन का वो 10 साल का है। अब जहां पे लिटिगेशन में कोई केस है या कोई FIA को रिक्वायर्ड है तो वो हम लॉन्गर पीरियड के लिए भी जा सकते हैं। अब मोस्टली बैंक जो है ना इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रिकॉर्ड को अपने पास प्रिजर्व कर रहे हैं, और स्टेट बैंक ये भी कहता है कि आप इनको प्रॉपर फाइल करें, प्रॉपर लेबलिंग करें, ताकि जब एक्सट्रैक्शन के टाइम पे आपको इजीली डाटा मिल जाए। अब कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक पहले समझते हैं ये होता क्या है। ये बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि इंटरमीडिएटरी और एजेंट के तौर पे काम करता है, दो बैंक के दरमियान ट्रांजैक्शन कंडक्ट कराने में या डॉक्यूमेंट्स गैदर करने में। जैसे कि एक मॉडल बना हुआ है, पेयर्स बैंक पेमेंट सिस्टम में दे रहा है और वो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के पास जा रही है, वो नेक्स्ट जो कंट्री में जा रहा है नेक्स्ट भी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के पास जाएगा, देन वो पेज बैंक के पास ट्रांजैक्शन रूट होगी। और ये जाता किस तरीके से है, ये स्विफ्ट मैसेज के थ्रू। मनी वैल्यू ट्रांसफर एंड एक्सचेंज कंपनीज, जिसका आजकल बहुत शोर भी मचा हुआ है, स्टेट बैंक क्या कहता है कि जो हमारे पास मनी एक्सचेंज कंपनीज है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक से, SVP से ऑथराइज डीलर्स ही कर सकते हैं। जो अनऑथराइज डीलर्स हैं या हवाला हुंडी है वो पनिशेबल ऑफेंस है, उसको स्ट्रिक्टली मना किया गया है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि आप लोगों में अवेयरनेस पैदा करें इसकी रोकथाम के लिए, ताकि हवाला हुंडी बचा जा सके। इसको किस तरह करना है, हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपना प्रेजेंट कर सकते हैं, बैनर्स लगा सकते हैं, नोटिस ATMs के ऊपर आप नोटिस लगा सकते हैं लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए। वायर ट्रांसफर और फंड ट्रांसफर, इसमें 3 चीजें हैं, ऑडिट किसने किया, बेनिफिशियरी कौन है और इंटरमीडिएटरी कौन है। इंटरमीडिएटरी हमने भी डिस्कस किया, जो एजेंट के तौर पे काम करता है, उसका क्या काम है, वो मैसेज को कन्वे करेगा और उस रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। ऑर्डरिंग वो सबसे पहले वेरीफाई करेगा ओरिजिनेटर कौन है, नेक्स्ट बेनिफिशियल ऑनर कौन है उसका, और उस रिकॉर्ड को वायर ट्रांसफर में सिस्टम में डाल के उसका मैसेज बना देगा। जो बेनिफिशियरी है, अब असल रोल यहाँ पे आएगा, उसने चेक करना है कि जो ट्रांसफर वायर ट्रांसफर मेरे पास आई है उसकी क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अवेलेबल है। अगर उसको सस्पिशियस लगता है तो वो उस ट्रांजेक्शन को टर्मिनेट भी कर सकता है या फिर वो अपने FMU को रिपोर्ट भी कर सकता है।
न्यू टेक्नोलॉजी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले स्टेट बैंक कहता है कि आप उसके ऊपर अपना रिस्क, मनी लॉन्ड्रिंग का और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का रिस्क को असेस करें। क्या उस प्रोडक्ट से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, और अपना एक ट्रांजैक्शन सिस्टम बनाया, जैसे हमारे पास FCCM अलर्ट्स के नाम से है, जो कि जिसे हम मेंटास अलर्ट्स भी कहते हैं। तो थ्रेश होल्ड से अबव कोई ट्रांजेक्शन होती है, सिस्टम उसका अलर्ट जनरेट करता है कि ये ट्रांजेक्शन उसके इकोनॉमिक सेंस से सेपरेट हो गई है। तो हम उसको जब रिव्यू करते हैं तो फिर कस्टमर से डॉक्यूमेंटेशन लेके उसको सेटिस्फाई या अनसेटिस्फैक्टरी करते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स में 6 स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हमने AML CFT पॉलिसीज, प्रोसीजर, कंट्रोल्स को एडहेयर करना है, सबसे पहला प्रोसीजर। और ये किसने करना है? कंप्लायंस फंक्शन ने, फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडीज ने भी करना है। ऑडिटर का काम है, ऑडिटर का काम है इंडिविजुअली रिव्यू करके इंडिपेंडेंट अपना वो ओपिनियन देगा उस पर कि क्या स्टेट बैंक की पॉलिसीज और प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग इज द मेजर पार्ट कि हमने स्टाफ को बताना है कि स्टाफ ने किस चीज को देखना है, किस चीज को अवॉइड करना है। और एम्प्लॉय ड्यू डिलिजेंस, ये सबसे बड़ा फैक्टर है एम्प्लॉय ड्यू डिलिजेंस कि एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज की अपनी क्या। अब फॉर एग्जांपल एक कैशियर है, उसकी सैलरी 50,000 है और वो 5 लाख का आईफोन लेके फिर रहा है। ये चीजें एम्प्लॉयर ड्यू डिलिजेंस में आती है, जिसको देखने की बहुत जरूरत है। और आजकल बैंक का मेन फोकस ट्रेनिंग के ऊपर है और एम्प्लॉयर ड्यू डिलिजेंस पे। काउंटर मेजर फॉर हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन, उन एरियाज में जहां पे डेफिशिएंसीज हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के प्रोसीजर्स की, कि वो प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो रहे, वहां पे उन्होंने बैन लगा दिया। तो वो ब्लैक लिस्ट है हमारे पास, वो सैंक्शन कंट्रीज हैं। हम उनके साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकते या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, या वो हमारे पास हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन में आएगा। वो हमारे पास वो ब्लैक लिस्ट है, प्रॉपर्ली ब्लैक लिस्ट है। जहां पे डेफिशिएंसीज हैं, जहां पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसीजर नहीं फॉलो हो रहे, या वो कॉप नहीं कर पा रहे उस एज पर इंटरनेशनल प्रोसीजर के मुताबिक। रेगुलेशंस एंड सुपरविजन, इसमें क्या कह रहे हैं? कोई डायरेक्टर, कोई प्रेसिडेंट, कोई हाई ऑफिशियल की एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे है, अगर वो किसी भी प्रेस्क्राइब्ड एंटिटी, डेजिग्नेटेड पर्सन, प्रेस्क्राइब्ड पर्सन के साथ उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेशन है, वो एसोसिएशन निकल आती है, तो आप उसको फौरन डिसकंटिन्यू कर दें। कोई भी ऐसा पर्सन जो हाई ऑफिशियल्स है, या चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो डायरेक्टर्स है, चाहे वो ऑनर्स है, चाहे कोई भी प्रेस्क्राइब्ड एंटिटी या पर्सन के साथ उसका रिलेशनशिप निकल आता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो प्रॉपर बंद हो जाएगा, वो प्रॉपर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और इसके ऊपर स्टेट बैंक कहता है कि आपने अपने इंटरनल कंट्रोल्स को इतना स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हम अपने जो इंटरनेशनली AML CFT के रेगुलेशंस हैं उनको मीट कर। अब AML CFT एसेंशियल, इसमें 5-7 चीजें हैं जो हम देखेंगे। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी कौन अकाउंटेबल है इसका, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किसकी है। 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस, रिस्क बेस्ड अप्रोच जो हमने पहले ही देखा है, दोबारा से देखेंगे। KYC, CDD, walk-in customer guidelines, account not to be used for business transactions, ongoing CDD and monitoring, मेंटास और FCCM अलर्ट। देखिए, कंप्लायंस या इन प्रोसीजर्स को फॉलो करने की तमाम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें बताया कि फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सेकंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स है, फ्रंट ऑफिस एंड ऑपरेशंस एम्प्लॉयज है, ऑल AML टीम। इनके अलावा ये सिर्फ मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ रिक्वायर्ड नहीं है, इनके अलावा तमाम जितने भी बैंक एम्प्लॉयज है किसी भी पोजीशन पे अवेलेबल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एवरीवन हैज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्ले अ रोल इन प्रिवेंशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइम। हम हर बैंक एम्प्लॉय की, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो CEO है, चाहे वो ऑपरेशन मैनेजर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको खत्म करे, फाइनेंशियल क्राइम को रोके। 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस, हमारे पास जो ब्रांचेस में स्टाफ होता है वो आता है फ्रंट लाइन में, जो फ्रंट कस्टमर को डील कर रहा है। सेकंड, कंप्लायंस एंड रिस्क टीम। थर्ड है ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। अब इन तीनों का काम क्या है? फ्रंट लाइन स्टाफ का काम है KYC करना, इनिशियल जब कस्टमर ऑन बोर्ड हो रहा है, और उसकी सैंक्शन स्क्रीनिंग करना कि वो किसी सैंक्शन में तो नहीं आ रहा। और एम्प्लॉय को हमने अवेयरनेस भी देनी है कि उसको इन चीजों का पता भी होना चाहिए, उसको प्रोसीजर का भी पता हो। और हमने टीम्स, कंप्लायंस टीम का क्या काम है? सपोर्ट प्रोवाइड करना है हमने उन टीम्स को जो फ्रंट एंड पे बैठी हैं। और बैंक रिलेटेड कंप्लायंस को भी हमने चेक करना है सैंपल बेसिस पे, वो एडहेयर हो रही है, प्रॉपर मीट हो रही है SVP के मुताबिक। और इंटरनल ऑडिट टीम का क्या काम है? AML CFT कंट्रोल्स को चेक करना है, उसको इवेल्युएट करना, उस पर अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस देना। रिस्क असेसमेंट की इंपॉर्टेंस, कि रिस्क असेसमेंट की इंपॉर्टेंस है क्या। सबसे पहले हम कस्टमर आइडेंटिफाई करेंगे, उसका बेनिफिशियल ऑनरशिप, नेचर ऑफ बिजनेस, का काम क्या है, किस, वो ज्वेलर फॉर एग्जाम्पल ज्वेलर है, वो हाई रिस्क में आ जाता है,
बेसिकली उसका बिजनेस आइडेंटिफाई करना है हमने, वो किस बिजनेस से लिंक करता है, और लोकेशन ऑफ बिजनेस, जियोग्राफी, प्रोडक्ट, सर्विसेज कौन सी उसको ऑफर हुई है, चैनल्स कौन कौन से यूज कर रहा है। अगर हम लोकेशन की बात करें, अभी मैं लास्ट वीक एक रिपोर्ट रिव्यू कर रहा था, अब एक बंदा कराची का रहने वाला है, बिजनेस कराची में है, और अकाउंट खुलवाने के लिए वो मुल्तान या भावलपुर आया हुआ है, तो इस चीजों को देखने की जरूरत है। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए हम कौन कौन से अकाउंट है जो यूज नहीं कर सकते, पर्सनल अकाउंट और गवर्नमेंट अकाउंट जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं हो सकते। अब ये रिस्ट्रिक्टेड एंटिटीज हैं जो कि बैन है कि हम उनके अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, जैसे कि प्रोस्क्राइब एंटिटीज हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, जो बेनामी अकाउंट्स हैं, जिनकी सीडीडी अनसेटिस्फैक्टरी हो जाती है, और अनऑथराइज्ड मनी चेंजर्स हैं, अनऑथराइज्ड आर्म बिजनेस के हैं, शेल बैंक्स हैं। शेल बैंक्स वो होते हैं जिनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेड होता है। कैसीनोज हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु ओपन गवर्नमेंट अकाउंट्स इन पर्सनल नेम, ये हम नहीं कर सकते। इसराइल फ्रॉम एनी अदर कंट्री। अब ऑनलाइन प्रोसेस है हमारा ड्यू डिलिजेंस का, जब एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है उसके बाद हमने ऑनलाइन उसके रिव्यू करना है। हाई रिस्क कस्टमर्स जो हैं उनकी साल में एक दफा हम केवाईसी अपडेट करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। जो मीडियम रिस्क है उसको 2 साल में, और जो लो रिस्क है उसको 3 इयर्स के अंदर। अब मेंटास अलर्ट, ये अभी लास्ट में हमने बात की, जो मेंटास अलर्ट सिस्टम जब उसकी थ्रेशोल्ड से अबव ट्रांजेक्शन होगी उसका अलर्ट जनरेट होगा, फिर हम उस ट्रांजेक्शन को रिव्यू करते हैं वो किस नेचर की है।